नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आजकल लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने का एक नया प्रचलन सामने आया है, एक नया तरीका सामने आया है। बहुत से लोग इसमें फंस रहे हैं। जिनका थोड़े का मामला रहता है वो तो बताते भी नहीं है, लेकिन जिनका लाखों करोड़ों का मामला होता है वो बाद में बताते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। और ये नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट का, एक नया शब्द सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट। आइए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हमें इससे बचना कैसे होगा, इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है, एक नया तरीका आया है। फोन करके लोगों को फंसाया जाता है और उससे पैसा वसूला जाता है उनसे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार सबसे खास बात वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अधिक होशियार होते हैं, वही ज्यादा टेक सेवी होते हैं, वही अच्छे से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, वही अच्छे से मोबाइल चलाना जानते हैं। वही लोग इसके ज्यादा शिकार भी होते हैं क्योंकि उनको पता होता है नई नई एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नई एप्लीकेशन आई उसको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, यही नहीं जान पाता। लेकिन जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिक होशियार टाइप के लोग हैं, वही इसके शिकार हो रहे हैं। फिर देखिए, डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। वीडियो कॉलिंग की जाएगी आपके पास और आप पर नजर रखा जाएगा। अब तो यहां तक हो गया है कि अगर आप टॉयलेट जाइए तब भी आप पर नजर रखी जा रही है, आप मोबाइल चलाकर लेकर ही जाइए। बहुत लोग तो ऐसे ही मोबाइल टॉयलेट में लेकर जाते हैं, लेकिन इस तरीके में आपको लेकर जाना ही जाना है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान फोन करने वाले कभी आपको क्या बताएंगे कि वो पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई, दिल्ली या मुंबई के पुलिस अधिकारी बनकर आत्मविश्वास से बात करते हैं। ऐसे लगता है कि ऐसे वो सही अधिकारी हैं, क्या क्या पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स से बोल रहे हैं, ऐसे बताते हैं। और जब व्हाट्सएप या स्काइप कॉल करते हैं और जब कनेक्ट हो जाती है तो ये फर्जी अधिकारी आपको कैसे लगते हैं? एकदम असली लगते हैं कि ऐसे सही बात इन्होंने फोन किया है और हमें अब टॉर्चर किया जा रहा है इसके जरिए। और ये लोग क्या करते हैं, पीड़ित को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। कहाँ गए थे, क्या किया था, ये सब कह के आपको परेशान करते हैं। इस दौरान लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। बताएंगे आप ड्रग्स में पकड़ लिए गए हैं, आपका नाम आया है, आप 2 लाख दीजिए, आपको हम यहीं से मामला रफा दफा कर देते हैं, या आपके ऊपर ये केस चार्ज हुआ है, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप पैसा दीजिए। अब देखिए और क्या होता है, अगर इससे क्यों कहें आसान भाषा में, तो डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराकर उनसे बड़ी रकम की वसूली की जाती है। यह रकम लाखों और करोड़ों में हो जाती है। 8-8, 9-9 घंटे, अब तो कई लोग बता रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया है। फिर देखिए और आगे क्या होता है इसमें, आइए जानते हैं कि अब तक भारत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कितने की ठगी लगभग हो चुकी है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग हर महीने कुल 92,334 कुल मामले सामने आए हैं, जिनमें साइबर ठगों ने 2140 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। अगर हम औसत निकालें तो हर माह लगभग 10 महीने से ऐसे चल रहा है, ये 10 महीने से मामला चल रहा है। उजागर हुए भी, मुझे लगता है पहला मामला जब सामने आया तो 6 महीना पहले इसका पहला मामला सामने आया था। ये 214 करोड़ रुपए हर महीने की साइबर ठगी हो रही है। ये एक छोटा आंकड़ा है क्योंकि असली नंबर इससे बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया कि जिनका थोड़ा मामला रहता है, 1-2 लाख का ही रहता है, वो अपना मामला उजागर ही नहीं करते। कभी किसी के डर से, मान लीजिए असली पुलिस वालों के डर से या समाज में बदनामी के डर से, वो अपना मामला उजागर ही नहीं करते कि वो भी कभी ना कभी डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत कैसे होती है? तो डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर या स्काइप पर कॉल आती है, एक वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल में बताते हैं कि आप कि कहीं कुछ पकड़ लिया गया है, आप ड्रग्स में शामिल हैं, या आपके ऊपर कोई केस आज से कई साल पहले चार्ज हुआ था, उसकी सुनवाई की बात है, या बताएंगे कि आपका कोई परिजन, आपका कोई रिश्तेदार किसी मामले में पकड़ लिया गया है, किसी मामले में परिजन पकड़ लिया गया है, और धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार आपको बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। बताते क्या क्या है
इसमें इसके अंदर क्या बताएंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं, ड्रग्स का धंधा आप करते हैं, आप ड्रग्स के धंधे में फंस गए हैं, आपका ड्रग्स वहां बंदरगाह पर या एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है, या अन्य अवैध गतिविधियां। भाई जिनको स्कैम ही करना है वो आपकी कोई गतिविधि बता सकते हैं, आपको 302 का मुजरिम ठहरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको धमकी देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य आपसे पैसा ऐंठना है। पीड़ित को परिवार या किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है। आप किसी को बता ही नहीं सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है, तब तो आपको लगेगा कि हाँ असली आदमी है या वाला फोन कर रहा है, नहीं तो स्पेशल 26 जैसा हाल हो जाएगा। ये एकदम स्पेशल पुलिस 26 जैसा ही इसमें होता है, सिचुएशन वही लगभग बनती है। आप जो उनके पीछे का बैकग्राउंड होगा वो पुलिस स्टेशन जैसा होगा, या ऐसा लगेगा कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, अधिकतर पुलिस स्टेशन जैसा ही होता है। फिर पीड़ित को लगता है कि उससे ऑनलाइन पूछताछ की जा रही है या पुलिस उसकी मदद कर रही है। इतना पैसा दीजिए आप छूट जाएंगे, फालतू के बवाल में क्यों फंसेंगे, इतने दिन में आपका मुकदमा फाइनल होगा, आपका इतना पैसा लगेगा, आप छूट जाएंगे। ऐसे उसको लगता है उसकी मदद भी की जा रही है, और या तो वो फंस चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है। केस को बंद करने या गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है। यही बात जो मैंने बताया। इस तरह अब देखिए डिजिटल वास्तव में सही अगर हमें बताना हो क्या बताएंगे, इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं, ऑनलाइन तरीके से वो कैद होकर रह जाते हैं। जैसे जब पुलिस किसी को नजरबंद करती है तो रहते हैं अपने ही घर में हैं, लेकिन इसकी नजर उन पर रहती है। यहाँ पर पुलिस नहीं रहती, सीधे सीधे वीडियो से माध्यम से आपकी निगरानी होती रहेगी और आप अपने घर में ही क्या हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। और इसे ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसी तरीके को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अब जाने हम कैसे पहचान कि हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं, या जो कल हमारे पास आई है वो डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई है। देखिए डिजिटल अरेस्ट को कैसे पहचानें। डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है सतर्कता की, कि हम सतर्क रहें। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई फोन या व्हाट्सएप कॉल आती है तो रिसीव करते वक्त जरूरी है आप ध्यान रखिए कि मुंबई पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है आप उसको याद रखें। अब मुंबई पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में क्या क्या कहा है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी में कहा है कि पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए कॉल नहीं करेंगे। पुलिस को अगर आपको पकड़ना होगा तो सीधे आपके दरवाजे पर आएगी, उठा के लिए जाएगी, वो इसे कोई नहीं करेगी। पुलिस अधिकारी कभी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इस पर इतना पैसा लगाइए, या इसके माध्यम से आप पैसा भेजिए। पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन नहीं साझा किया जाएगा। ये जब भी जाएगी, अगर कोई ऐसी बात होगी तो पुलिस आपके पास लेकर जाएगी। पुलिस अधिकारी कहीं वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज करने के लिए नहीं कहते हैं, ये भी नहीं करते पुलिस वाले कभी। पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराते धमकाते। पुलिस तो जो भी काम करेगी, इसमें जो भी काम है, पुलिस जब आपसे पर्सनली मिलेगी तभी ये सब बातें होंगी, फोन पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। अगर आपके पास मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने फोन किया ही है तो आप उस दौरान अपने घर में किसी से ही बात भी कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई मामला ऐसा हुआ है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के दौरान आपको ऐसा कुछ नहीं करने दिया जाता। देखिए कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं, भारतीय न्याय संहिता में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। जब भी अगर आपको किसी केस में दोषी ठहराया जाता है तो आपकी असली वाली गिरफ्तारी होगी। पुलिस वाले आपको पकड़कर ले जाएंगे, आपको अदालत में पेश किया जाएगा, जमानत मिलनी होगी, जमानत मिलेगी, नहीं तो आपको वहां से जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपने घर पे रहें और वीडियो पर बने रहें, हमें जान जाए कि आप अपने घर पर मौजूद हैं, कुछ कर नहीं रहे। आइए देखते हैं आगे हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से हम कैसे बचें। मान लीजिए ऐसी कोई संभावना बन ही रही है तो हम अपने आप को डिजिटल अरेस्ट होने से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी है वो यह है कि आप सतर्क रहें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं करती है। एक बात ध्यान रखिए, ऑनलाइन ठगी इन्हीं का इस्तेमाल होता है और सरकारी एजेंसी इसका प्रयोग नहीं करती है। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें और
अगर मान लीजिए फोन चल ही रहा है तो लंबी बातचीत करने से बचें। जब आप लंबी बात करेंगे, आपसे नाम पूछेंगे, गांव का नाम पूछेंगे, कितने भाई बहन है, यहां से शुरू करेंगे, फिर आपको फंसा देंगे, फिर इग्नोर करें। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के लिए पीड़ितों को फोन कॉल, ईमेल से संदेश भेजते हैं, बताते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी जैसे अपराधों के तहत जांच के दायरे में हैं और आपको फंसा देते हैं। इसीलिए ऐसे किसी भी कॉल या ईमेल से आप बचें। जानकारी सत्यापित करें आपके पास किसने फोन किया है। अगर आपको कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कॉल आती है तो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें कि क्या जो हमारे पास व्यक्ति ने जिसने फोन किया है वो सही में सरकारी अधिकारी है या हमें शिकार बनाया जा रहा है। अगला दिन देखिए, कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। अगर मान लीजिए आपसे फोन पर कोई व्यक्तिगत जानकारी ले ही रहा है तो आप अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड, इसकी जानकारी या कोई भी अपने बैंक का पासवर्ड उसके साथ साझेदारी उससे ना करें। फोन पर उससे कोई भी चीज साझा ना करें। घबराएं नहीं। साइबर ठग कॉल पर बातचीत के दौरान गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं और बहुत से लोग घबरा जाते हैं, फंस जाते हैं उनके जाल में और शिकार हो जाते हैं, पैसा उनको खाते में उनके भेज देते हैं। तो आप घबराएं नहीं। उनकी बातचीत और फर्जी तर्कों से घबराहट हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है और ना ही बैंक डिटेल और यूपीआई आईडी शेयर करनी है। फिर रोक रहा है कि आपको अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है। फिर देखिए, जल्दबाजी करने से बचें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जल्दबाजी करने से बचें। कॉल या वीडियो कॉल पर ठगों के सवालों और तर्कों का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। शांत रहें और सिर्फ सुनें। कई बार होता क्या है, तैयारी से पूछे आपके कितने भाई, एक भाई तो वहां रहता है, हाँ 3 भाई हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप उसके जो कुछ बोल रहा है उसको सुनिए आराम से, फिर जवाब दीजिए। तो पूछा आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, हाँ एक SBI में भी है। ये कहने की वहां कोई जरूरत नहीं, आपको ध्यान से उनको सुनिए। अनजान नंबरों से आए सामान्य और वीडियो कॉल पर भी कोई निजी जानकारी आप ना दें, ऐसी कोई जानकारी साझा ना करें। साक्ष्य जुटाएं। अगर फोन आ ही गया है तो आप देखिए कैसे, कहां से फोन आ रहा है, उसके संबंधित आप दस्तावेज जुटाइए, साक्ष्य जुटाइए। कॉल के स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करें और आवश्यक होने पर उपयोग कर सकें। जैसे मान लीजिए बाद में आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो जो असली पुलिस वाले होंगे वो पूछेंगे कोई साक्ष्य है। उस समय आप अगर स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे या आप वीडियो सेव कर दिएंगे तो आप उनको दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और मेरे पास ये साक्ष्य है उसका। फिशिंग से बचें। देखिए फिशिंग में क्या होता है, कॉल के अलावा ईमेल के जरिए भी आपसे ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं। ये मामले फिशिंग के हैं। कॉल के अलावा ईमेल के जरिए ऐसे संदेश भेजा सकते हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं, इसे फिशिंग के मामले कहते हैं। इसमें ठग आपके कंप्यूटर तक पहुंचकर व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं। स्कैम वायरस जैसा होता है, इसमें भी आपको ईमेल भेजेंगे, आप उसमें अपनी जानकारी देंगे या वहीं से वो जानकारी आपसे उठा लेंगे और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी गया है तो आज आप देख रहे हैं जब भी आप किसी को अपने जानने वाले को फोन मिलाएं तो जब फोन आप मिलाते हैं तो घंटी जाने की जगह पर पहले एक संदेश आता है कि अगर आपके साथ डिजिटल जैसी कोई बात हुई है तो आप एक नंबर दिया होता है 1930, उस पर आप कॉल करके हमें सूचित करें। तो यही है कि धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, ये 1930 क्या है, ये है साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इस पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जो साइट है उनकी, उस पर आप रिपोर्ट करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं, अपना खाता खाली होने से बचाएं। इस तरीके से आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं और एक होने वाले नुकसान से जो एक संभावना बनती है कि आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है या आपको शारीरिक या मानसिक तौर पर उत्पीड़न हो सकता है, आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो से आप लोग डिजिटल अरेस्ट के बारे में जान गए होंगे कि कैसे डिजिटल अरेस्ट होता है, आपको उनसे बचने के लिए कौन कौन से तरीके आजमाने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।